जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एमपी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो लेकर आए हैं, जो कि हमारा मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो प्रश्न हैं इनमें से एक प्रश्न तो आगामी एग्जाम्स में आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए और देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं मध्य प्रदेश के इस आर्थिक सर्वेक्षण से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, उत्पाद प्रचलित भावों पर कितना रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर पूछा गया, तो प्रचलित भावों पर ये रहा है, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद रही जीडीपी रही है वो रही है 15,03,395 करोड़। तो जरा ध्यान रखना, बिल्कुल प्रश्न आ सकता है, आप घबराना नहीं। 15 लाख के आसपास याद रखना, 15 लाख के आसपास आपकी जीडीपी है। मध्य प्रदेश की जीडीपी 15 लाख करोड़ के आसपास है, इतना ध्यान रखना। 15,03,395 करोड़ की हमारी क्या है, जीडीपी है। किस पे, तो ये रही है प्रचलित भावों पर। जबकि हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो प्रचलित भावों पर 15,03,395 करोड़ है। जबकि ये पिछले वर्ष ये कितनी रही थी, यदि हम देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद हमारा पिछले वर्ष में कितना रहा था, तो ये 13 लाख के आसपास था। कितने वृद्धि कितने परसेंट की हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, ये प्रश्न भी आ जाता है कि मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 11.05% की वृद्धि हुई है जीडीपी में। तो दो महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपको बन सकते हैं कि एक तो मध्य प्रदेश की जो जीडीपी प्रचलित भावों पर है वो कितनी है, 15,03,395, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 11.05% की वृद्धि हुई है। ये बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। ये देखिए 13,93,809 करोड़ पिछले वर्ष में थी, है ना, वित्तीय वर्ष में थी, और इस बार जो है वो 15,03,395 करोड़ हो गई है। 11.05% की वृद्धि हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए स्थिर भावों पर, स्थिर अभी प्रचलित था, अब स्थिर भाव पर है। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर वर्ष 2024-25 में कितनी रही है। ठीक है, तो अब क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि स्थिर भावों पर कितनी रही है, कितने परसेंट की वृद्धि रही है, तो ये रही है 6.05%, है ना, 6.05% की वृद्धि रही है। ये देखेंगे, तो यदि हम देखेंगे सकल राज्य, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, स्थिर भावों पर ये कितना रहा है, तो वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश का स्थिर भावों पर जीएसडीपी, ठीक है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा है, 7,12,260 करोड़। ठीक है, ये स्थिर भावों पर बताया जा रहा है। और इस बार यह पिछले वर्ष 2023-24 के जो कि 6,71,636 करोड़ था, उसकी तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 6.05% की वृद्धि हुई है। किसमें, जीएसडीपी में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ठीक है, कितना रहा है ग्रॉस, यदि हम देखेंगे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो 7,12,260 करोड़ का, और कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 6.05% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना, बहुत अच्छे से। ठीक, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो एक तो आपने जीडीपी देख ली, मध्य प्रदेश की जीडीपी, टोटल जीडीपी यदि प्रचलित भावों पर 15 लाख करोड़ की है लगभग। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि, 11.5% की। स्थिर भावों पर आपने देख ली, कितनी स्थिर भावों पर है, 7 लाख करोड़ की। ठीक है, 7 लाख करोड़ की, और कितने परसेंट वृद्धि, 6.05% की वृद्धि। अब देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय, मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति सालाना कितना कमा रहा है। तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत रही है, किसमें, प्रचलित भावों पर कितनी रही है, ये पूछ रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, यहां ध्यान देना, बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को देखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है।
है ना, और एक एक क्वेश्चन को, ठीक है, नोट करते चलना, इसका जो कंटेंट है वो भी आप अपने पास लिखते चलना। एक प्रश्न पक्का है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर यदि देखें तो मध्य प्रदेश में जो प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय है 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वो कितनी है, 1,52,615 रुपये है, ठीक है। सालाना है, मासिक नहीं है, इतनी तो मुझे भी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो 1,52,615 रुपये ये क्या है, आपके मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय है। तो ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखें 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है, 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय, तो ये ध्यान रखना प्रचलित भावों पर 1,52,615 रुपये रही है, जो कि यदि हम देखेंगे 23-24 में कितनी थी, तो 1,39,713 रुपये थी। स्थिर भावों पर देखेंगे तो आप देखोगे ये कितनी है, 70,434 है, स्थिर भावों पर 70,434 है, जो कि 2023-24 में कितना थी, तो 67,301 थी। ये पॉइंट भी याद रखना। परसेंटेज इसमें आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है, कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, दोनों आपके पास कंपैरिजन में दी हुई है। तो अभी जो प्रचलित भावों पर हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो 1,52,000 कम से कम याद रखो, 1,52,615 रुपये है, लेकिन 1,52,000 याद रखो। स्थिर भावों पर कितनी है, तो 70,000 तो कम से कम याद रखो, 70,434 है, लेकिन कम से कम 70,000 ध्यान रखना। तो 1,52,000 प्रचलित भाव पर और स्थिर भाव पर कितनी है, 70,000 प्रति व्यक्ति आय है ना, वार्षिक। अब देखो 2024-25 में मध्य प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन, ठीक है, वैल्यू एडेड जो हुआ है, सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 44.36% रहा है। कितना रहा है, 44.36% रहा है, किसका, सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, ठीक है। इसमें ध्यान देना, यदि हम बात करेंगे तो तृतीयक क्षेत्र का कितना रहा है, तृतीयक क्षेत्र का रहा है 36.61% रहा है, और द्वितीयक क्षेत्र का कितना रहा है, द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र हमारे यहाँ उद्योग उतने ज़्यादा नहीं है ना, तो द्वितीयक क्षेत्र का कितना रहा है 19.03। प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है मध्य प्रदेश, इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा रहता है 44.36%। तृतीयक क्षेत्र का योगदान दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, सेवा उद्योग मध्य प्रदेश में काफ़ी है 36.61%, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र उद्योगीकरण उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए 19.03% है ना। ये प्रचलित भाव पर सकल मूल्य वर्धन में यदि हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान, ये देखिएगा सकल मूल्य वर्धन में प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 44.36% है, द्वितीयक क्षेत्र का 19.03% है, तृतीयक क्षेत्र का 36.61% है, ठीक है। क्षेत्रवार योगदान ये आपका दिया हुआ है ना। अच्छे से आप इस बात को क्या रखेंगे, ध्यान रखना। स्थिर मूल्य पर ये है, स्थिर मूल्य पर यदि देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, 35.37% है, द्वितीयक क्षेत्र की यहाँ पे बढ़ जाती है 24.63%, और तृतीयक क्षेत्र यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाता है। स्थिर भावों पर जब बात की जाती है तो तृतीयक क्षेत्र सबसे आगे निकल जाता है 40% के आसपास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दोनों का कंपैरिजन है। स्क्रीनशॉट ले लेना प्रॉपर अच्छे से, है ना, नोट कर लेना इस डाटा को, बिल्कुल सीधे सीधे डाटा दिया है मैंने, ठीक है, ज़्यादा बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंटेंट्स यहीं से सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, और इन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन बन जाएगा। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश का राजस्व अधिशेष कितना है, राजस्व अधिशेष हमारे पास कितना है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यदि हम बात करेंगे 1700 करोड़ रुपए का हमारे पास क्या है, राजस्व अधिशेष है। यहाँ पे क्या है, 1700 करोड़ का राजस्व अधिशेष है, ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश का राजस्व अधिशेष कितना है, तो 1700 करोड़ रुपए का है, ठीक है। ये देखें डिटेल, 2024-25 में राज्य का राजस्व अधिशेष 1700 करोड़ रहा, जो कि राजकोषीय संतुलन का संकेत है। राजकोषीय घाटा यदि देखेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 4.11%, ठीक है,
4.11% तक सीमित रहने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है, तो 2,63,344 करोड़ की राजस्व प्राप्ति होने का भी अनुमान लगाया गया है। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। 2024-25 में मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है, तो कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है, अभी हमने देखा था भैया कितने प्रतिशत अनुमानित है, 4.11%। कितना अनुमानित है, 4.11%। तो आंसर हो जाएगा 4.11%। मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, 4.11%। ये देखिएगा मध्य प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कितना प्रतिशत, तो 4.11% तक सीमित रहने का अनुमान है। राजस्व और राजकोषीय स्थिति, तो राजस्व अधिशेष 1700 करोड़ है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 4.11 तक सीमित रहने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियां ये लिखी हुई हैं। ठीक है, अब देखो प्रमुख राजकोषीय संकेत बजट अनुमान 2024-25 की बात कर रहे हैं, तो राजकोषीय घाटा जो है वो आपका कितना है, 62,564 करोड़ रुपए है राजकोषीय घाटा। राज्य जीडीपी में कितने प्रतिशत है, 4.11% है उसका। प्राथमिक घाटा जो है वो 35,164 करोड़ का है। और राजस्व प्राप्तियां लेकिन कितनी है आपकी, तो ये हैं 2 लाख, ठीक है, 2,63,344 करोड़। चलिए, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से बनेगा। इस डिटेल को आप बहुत ज़्यादा नहीं भी ध्यान दे पाओगे कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चंस यदि ध्यान दे गए तो सीधे सीधे प्रश्न वहीं से बन जाएंगे, है ना। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2024-25 में कितनी अनुमानित की गई हैं। क्या कुल राजस्व प्राप्तियां 2024-25 में कितनी अनुमानित की गई हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये की गई हैं 2,63,344 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियां हैं। ठीक है, ये देखिएगा मध्य प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी है भैया, तो 2,63,344 करोड़ आके गई हैं। राजस्व अधिशेष कितना है, तो 1700 करोड़ है। राजकोषीय घाटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना है, तो 4.11% तक है। वित्तीय वर्ष 2000 और 2001 की तुलना में वर्ष 2024-25 के बजट आकार में लगभग कितने गुना वृद्धि हुई है। 2000 से कंपेयर कर दिया, 25 साल का बताया है कंपैरिजन, ठीक है, कि कितना है ना। कितने परसेंट की यहाँ पर वृद्धि की गई है, ठीक है, ये बताएगा। तो 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना या 25 गुना, ठीक है। तो कितने गुना वृद्धि की गई है, 20 गुना वृद्धि दर्ज की गई है, वृद्धि हुई है भैया। सन 2000 से लेके 2024-25 में यदि हम बजट आकार की बात करें तो कितने गुना वृद्धि हो गई है, 20 गुना। देख लो यहाँ पे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश सरकार का बजट अनुमान 3,26,383 करोड़ रुपए का रखा गया, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। और यह यदि हम बात करेंगे 2001 के मुकाबले 20 गुना है। यह वृद्धि लगभग 20 गुना मानी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। कब के लिए, 25-26, ये 24-25 है, ये 25-26 है। अगले 5 साल में दुगना करने का क्या रखा गया है, लक्ष्य भी रखा गया है बजट को। ये आईएमपी हो सकता है कि मध्य प्रदेश के बजट को कितने साल में दुगना करने का लक्ष्य है, तो अगले 5 साल में दुगना करने का लक्ष्य। अब सीधा सीधा प्रश्न ये भी एग्जाम में छप सकता है। मोस्ट आईएमपी में यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसे ध्यान रखना। और सन 2001 के मुकाबले में कितने गुना वृद्धि हुई है, ये भी पूछ सकते हैं बजट आकार में। तो सीधा सीधा आंसर होगा 20 गुना। कितने गुना, 20 गुना। ऐसे प्रश्न जरूर आ जाते हैं, ठीक है। भले ही आपके डिजिट में ना पूछे कि कितने करोड़ हो गया है, कितने लाख करोड़ हो गया है, लेकिन पूछ लेंगे कि भैया अगले 5 वर्ष में कितने गुना करने का लक्ष्य है, 2 गुना। अभी जितना उससे 2 गुना। और 2000 यदि हम बात कर रहे हैं कब की, सन 2001 की बात कर रहे हैं, तो तब से अब तक कितने गुना बढ़ चुका है, 20 गुना वृद्धि हो गई। अब देखें मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सामाजिक क्षेत्र के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, एक बार फिर अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो ये वृद्धि की गई है 82.52
82% की वृद्धि की गई है ना। तो इसे भी आप ध्यान रखना। सामाजिक क्षेत्र में बजटीय आवंटन की यदि बात करें, सामाजिक क्षेत्र के लिए 82.52% की वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण बजटीय आवंटन किया गया है। राज्य सरकार ने बाल विकास को प्राथमिकता देते हुए 21.6% बजट आवंटित किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है ना। बाल विकास को प्राथमिकता देते हुए कितना किया है, तो 21.6%। और सामाजिक क्षेत्र के लिए जो बजट है, ठीक है, उसमें 82.52% की वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण बजटीय आवंटन किया गया है। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि फसल क्षेत्र में स्थिर भावों पर, किसी फसल क्षेत्र में स्थिर भावों पर कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, कि कृषि जो आपके कृषि फसल क्षेत्र हैं उनमें स्थिर भावों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखना 1.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ष 2024-25 में कृषि फसल क्षेत्र में स्थिर भावों पर 1.6% की वास्तविक वृद्धि हुई है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना भैया 30.90 और 2024-25 में रहा था। कृषि फसल क्षेत्र की बात करें तो कृषि फसल क्षेत्र में प्रचलित भावों पर 10.8% की, प्रचलित भावों पर कितनी वृद्धि हुई है कृषि फसल क्षेत्र में, तो ये प्रचलित भावों 10.8% और स्थिर भावों पर 1.6% की वृद्धि हुई है। दोनों बहुत अच्छे से आप क्या रखेंगे, ध्यान रखना, स्थिर भी और प्रचलित भी, किसी कृषि फसल क्षेत्र। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रदेश में, ठीक है, मार्च 2024 तक कुल विकसित सकल सिंचाई क्षेत्र कितना है। अब ये मार्च 2024 तक, ठीक है, इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, मार्च 2024 तक कुल विकसित सकल सिंचाई क्षेत्र मध्य प्रदेश में कितना है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल यही का यही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मिल सकता है। तो ये कितना है 41.10 लाख हेक्टेयर है। कितना है, तो ध्यान रखना 41.10 लाख हेक्टेयर है। ये किस में बताया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में, कि मार्च 2024 तक जो आपका सकल सिंचाई क्षेत्र है वो कितना है, तो 41.10% है। कई बार क्या होता है कि कुछ होते हैं करंट की न्यूज़ होती है, करंट की न्यूज़ जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर आंकड़े आते हैं, कुछ होते हैं ये आर्थिक सर्वेक्षण जब होता है तो आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा जो है वो अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 2024 तक कितना है, तो 41.10 लाख हेक्टेयर। ये क्या है आपके पास सकल सिंचाई क्षेत्र है। ठीक है, राज्य तथा केंद्र प्रवर्तित सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत मार्च 2024 तक मध्य प्रदेश में कुल 41.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2028-29 तक, ध्यान रखना, इस बजट में बताया गया कि हम वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर, वर्ष 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई किए जाने का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य भी पूछा जा सकता है। आईएमपी है कि बजट के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आप 2028-29 तक कितने लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र विकसित करने वाले हो, तो 1 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, और 2025-26 तक कितना करोगे, 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में रबी और खरीफ सीजन में सिंचाई के लिए 13,37,000 हेक्टेयर का सिंचाई का लक्ष्य रखा है। 13,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। किसके द्वारा, नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा। ठीक है, 2024-25, तो ये भी याद रखें। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 के अनुसार, ठीक है, अनुसार प्रदेश में पशुधन क्षेत्र में स्थिर भावों पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रदेश में पशुधन क्षेत्र ने स्थिर भावों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है पशुधन क्षेत्र में,
93% की वृद्धि दर्ज की है। आंसर इसमें सी हो रहा है। देखिए यहाँ पे वर्ष 2024-25 में पशुधन क्षेत्र ने स्थिर भावों पर 11.93% की वृद्धि, प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, पशु क्षेत्र का योगदान यदि हम देखेंगे 7.45% है, स्थिर भावों पर 11.93% है, प्रचलित भावों पर 8 ओवरऑल जो योगदान है वो इतना है। स्थिर भावों पर जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 11.93% की है और प्रचलित भावों पर 8.39%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पशुधन और डेयरी विकास के बजट में 2149.92 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 36% क्या है भाई, 36% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है, 36% अधिक है। ठीक है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो कितने प्रतिशत, ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था में दर्ज किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये योगदान जो है वो है आपका कितना, 36.161%। ठीक है, जो कि पिछले बार कितना था, पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया था 36.09, इस बार कितना है 36.61%। ठीक है, तृतीय क्षेत्र पिछले वर्ष यदि हम देखें 36.09% था, जो बढ़कर कितना हो गया है 36.61% हो गया है। यह वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है कि सेवा क्षेत्र लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण शामिल हैं। वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र का कुल योगदान 19.36% से घटकर क्या हो गया है, यदि हम देखेंगे 19.03 हो गया है। ठीक है, तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितनी बैंक शाखाएं कार्यरत हैं। अच्छा प्रश्न है, आ जाता है कई बार ऐसा प्रश्न है ना कि आर्थिक सर्वेक्षण में बताया तो बताओ भाई कितनी है कुल बैंक शाखाएं। तो मध्य प्रदेश में कुल बैंक शाखाएं 8,586 शाखाएं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी बैंक शाखाएं हैं, तो 8,586 बैंक शाखाएं हैं। ये बात ध्यान रखना। डिटेल यहाँ देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में बैंकिंग सेवाएं 8,586 शाखाओं के माध्यम से दी जा रही हैं, जिनमें 33%, ये भी ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में और 67% अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में है। यदि हम बैंक की बात करें तो वाणिज्यिक बैंक ये 5,916 हैं, सहकारी बैंक 8,000। देखो ये आपके बैंकिंग वाले सेक्टर में MPPSC जैसे एग्जाम में भी काम आने वाले तथ्य हैं। ठीक है, ये आप बिल्कुल डाल सकते हो कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल कितनी बैंक शाखाएं हैं मध्य प्रदेश में, बैंकिंग आ गया तो, या कुछ बैंक के संबंधित कुछ आ गया तो 8,586 हैं। वाणिज्यिक बैंक कितने हैं भैया, 5,916, सहकारी बैंक 8,851, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं तो 1,333, लघु वित्त बैंक 444, पोस्ट पेमेंट बैंक 42। कुल कितने हो रहे हैं आपके, और भी हैं। ठीक है, तो ये आपके देखेंगे तो ये कितने हो जा रहे हैं, कुल 8,586 बैंक हो जा रहे हैं, है ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक लगभग कितने बैंक खाते खोले गए हैं। अगेन बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सीधे सीधे एग्जाम में आ जाएगा। तो 4.44 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। ये देखिएगा 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई थी लाल किले से, लॉन्च 28 अगस्त 2014 को संपूर्ण देश में कर दिया गया था। मध्य प्रदेश राज्य खोले गए बैंक खातों की संख्या 4.44 करोड़ से अधिक हो गई है। महिलाएं इसमें 56% है। ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में 61% इसकी संख्या है। निम्न में से कौन सा बैंक मध्य प्रदेश में एकमात्र भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक के रूप में कार्यरत है। कौन सा बैंक है जो भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक के रूप में मध्य प्रदेश में एकमात्र भुगतान बैंक के रूप में कार्यरत है, कौन सा बैंक है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ भाई, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप सोचिएगा कि यहीं पे इस वीडियो को रोक के कमेंट कर सकते हो। अच्छा प्रश्न है, बता सकते हो। तो ये है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ना। कौन सा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक।
भुगतान बैंक के रूप में कार्यरत है। देखिए, मध्य प्रदेश में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक राज्य का एकमात्र भुगतान बैंक जो डिजिटल और डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। मध्य प्रदेश में वित्तीय समावेश एवं बैंकिंग व्यवस्था, ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक 33 हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 हैं, राज्य सहकारी बैंक 1, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 38 और लघु वित्त बैंक कितने 8, भुगतान बैंकिंग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कितने 1। हाँ, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विकसित मध्य प्रदेश पहल का हिस्सा नहीं है? विकसित मध्य प्रदेश पहल का हिस्सा नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विकसित मध्य प्रदेश पहल का कौन कौन हिस्सा है? तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, बैंकिंग प्रणाली, सूक्ष्म और लघु उद्योग, फिल्म निर्माण उद्योग इसका हिस्सा नहीं है। विकसित मध्य प्रदेश पहल का हिस्सा फिल्म निर्माण नहीं है। देखिएगा, विकसित मध्य प्रदेश अभियान में वित्तीय समावेश, वैकल्पिक ऊर्जा, एमएसएमई, अधोसंरचना परियोजनाएं प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। फिल्म उद्योग इसमें शामिल नहीं है, फिल्म निर्माण उद्योग इसमें शामिल नहीं है। राज्य की मजबूत बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय समावेश के माध्यम से आर्थिक तंत्र निरंतर सशक्त हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा प्रारंभ किए गए 4 प्रमुख मिशन में से किसका उद्देश्य युवाओं की आर्थिक स्वतंत्रता है? इनमें से किसका उद्देश्य युवाओं की आर्थिक स्वतंत्रता है, ये पूछा गया है। तो ये है युवा शक्ति मिशन। कौन सा मिशन है? युवा शक्ति मिशन है। देखेंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में 4 प्रमुख मिशन की शुरुआत की गई है। गरीब कल्याण मिशन, वंचित वर्गों के समग्र विकास के लिए; युवा शक्ति मिशन, युवाओं के समग्र विकास और आर्थिक स्वतंत्रता; अन्नदाता मिशन, किसानों की समृद्धि के लिए; नारी शक्ति मिशन, महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए। 4 मिशन लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उद्योग वर्ष 2025, मध्य प्रदेश सरकार 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मना रही है। मोस्ट आईएमपी है, छपेगा ये प्रश्न भी। मध्य प्रदेश सरकार 2025 को किस वर्ष के रूप में मना रही है? उद्योग वर्ष के रूप में मना रही है। उद्योग वर्ष के रूप में हम 2025 को मना रहे हैं, ध्यान देना। और के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्राप्त निवेश प्रस्तावों का अनुमानित मूल्य क्या है? जो प्रस्ताव निवेश के लिए जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं उनका अनुमानित मूल्य क्या है? और ये आंकड़ा कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में, और ये मूल्य है 4.17 लाख करोड़ का, ठीक है। इतना निवेश के प्रस्ताव हमारे मध्य प्रदेश को मिले हुए हैं उद्योग वर्ष 2025 के अंतर्गत, ठीक है। फिर देखिए, दिसंबर 2024 तक राज्य को 4.17 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में उद्योग वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्वितीय क्षेत्र में 2.73 लाख करोड़ रुपए के सकल मूल्य वर्धन तक पहुंच गया है, ठीक है। औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, ठीक है, 145.13 करोड़ रुपए, ठीक है, 145.13 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, हाँ, ये औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, ठीक है, सड़क, बिजली, पानी, इसकी व्यवस्था हो सके। पर 2024-25 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट कितना रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र का कितना बजट रहा है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा है लगभग 15,744 करोड़ का, ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 15,744 करोड़ रुपए तक रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मध्य प्रदेश में 4.85 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने हेतु कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया? ये सब आर्थिक सर्वेक्षण की जानकारी है, ध्यान रखना, बिल्कुल वहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इसमें किया गया है पीएम जनमन कार्यक्रम। ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए पीएम जनमन कार्यक्रम लागू किया गया है मध्य प्रदेश में। देखें, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मध्य प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मानकों के सरलीकरण, जन विश्वास बिल, राजस्व महाअभियान और पीएम जनमन कार्यक्रम जैसे प्रभावी उपाय अपनाए हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है ना। तो ये सारे हैं, सरलीकरण, मानकों का सरलीकरण, जन विश्वास बिल, राजस्व महाअभियान और पीएम जनमन कार्यक्रम जैसे प्रभावी उपाय अपनाएं। मध्य प्रदेश में कितने आईटी सेज विकसित किए गए हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न हो जाएगा भैया, मोस्ट आईएमपी प्रश्न हो जाएगा। बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कितने आईटी सेज वर्तमान में मध्य प्रदेश में विकसित किए गए हैं। राज्य में कितने आईटी पार्क हैं? तो 10 आईटी पार्क हैं। आईटी
पार्क कितने हैं टोटल, तो ये हैं आपके 10, ठीक है। लेकिन बोल रहे हैं आईटी सेज कितने हैं। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसके लिए, आईटी के लिए, ठीक है। आईटी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं, तो ये हैं 4। कितने हैं भैया, 4। ये देखें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को 4.72 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। राज्य में 10 आईटी पार्क हैं, ठीक है। पहला क्रिस्टल आईटी पार्क आपका इंदौर में है और 4 आईटी सेज विकसित किए गए हैं। प्रदेश में 4,895 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कार्यरत हैं। 4,895 से ज्यादा, ये भी इसी आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा है, पूछा जा सकता है। ग्लोबल इंडस्ट्री, अब देखो जैसे पूछ रहे थे ना कि मध्य प्रदेश में कितनी पेट्रो रिफाइनरी है, एक है। ऐसे पूछ सकते हैं कितने आईटी पार्क हैं, 10। कितने आईटी सेज हैं, तो 4, ठीक है। ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भोपाल में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, भोपाल में 23 से 24 फरवरी, ठीक है। 23 से 24 फरवरी को हुआ, ठीक है, 2025 में। कहाँ पर हुआ भाई, भोपाल में। इसमें हमारा पार्टनर कंट्री हमने किसे बनाया था, जापान को पार्टनर कंट्री बनाया था, ठीक है। जापान को हमने पार्टनर। मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह सामुदायिक संस्थागत विकास योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है। एक और अच्छा प्रश्न है, ठीक है, एक और अच्छा प्रश्न है। तो ये की गई है, यदि हम स्व सहायता समूह सामुदायिक संस्थागत विकास योजना का, तो देखो स्व सहायता समूह में महिलाओं को जोड़ा जाता है और महिलाओं को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, एक तो उनकी आजीविका उन्हें मिले और महिला सशक्तिकरण हो, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण और आजीविका को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौशल विकास मिशन के अंतर्गत कितने छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है। कितने छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है, तो ये हैं आपके 3.49 लाख कौशल विकास मिशन के अंतर्गत, ठीक है। 3.49 लाख छात्रों को कौशल प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य के कौशल विकास मिशन के तहत 3.49 लाख छात्रों को व्यवसाय शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र शिक्षा का बजट 11.26% आवंटित किया गया है। सीएम राइज स्कूल योजना के तहत 274 स्कूलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। व्यावसायिक शिक्षा में 14 ट्रेंड शुरू किए गए। ट्रेड्स है ना, किस ट्रेड से किया है पूछे ना, तो व्यावसायिक शिक्षा में 14 ट्रेड शुरू किए गए। विकसित मध्य प्रदेश विजन 2047 कौन सा चल रहा है, विकसित मध्य प्रदेश विजन भी 2047 चल रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना, शहरीकरण को, राज्य को दीर्घकालिक समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर करना या खनिज निर्यात में वृद्धि। तो सी वाला होगा, दिख ही रहा है कि राज्य को दीर्घकालिक समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर करना। वित्तीय वर्ष 2023-24 में तिलहन उत्पादन कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एक और अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि भाई तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 7.80% की वृद्धि हुई है वर्ष 2023-24 में। तिलहन फसलों के तहत क्षेत्र 1.98 बढ़ने से उत्पादन में 7.80 की वृद्धि हुई, जो कुल उत्पादन को 10,022 मैट्रिक टन तक ले गई है, ठीक है। तिलहन उत्पादन की बात कर रहे हैं, ठीक है, भारत में राजस्थान में हो रहा है। 2023-24 में मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक और अच्छा प्रश्न पूछा गया है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भैया, किसके, सोयाबीन उत्पादन में। तो सोयाबीन उत्पादन में भी कितने प्रतिशत की, 7.96। यहाँ पे हमने देखा था तिलहन में 7.80, इधर पे सोयाबीन उत्पादन में पर्टिकुलर सोयाबीन भी तिलहन फसल है, लेकिन उसके पर्टिकुलर उत्पादन में भी 7.96% की वृद्धि हुई है। सोयाबीन क्षेत्र में 1.44% की वृद्धि हुई है, जबकि उत्पादन में 7.96 की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किस प्रजाति का रहा है, तो भैया सबसे ज्यादा योगदान इन्हें बताया गया कि भैंस का रहा है, ठीक है। राज्य में दुग्ध उत्पादन में भैंस का योगदान सर्वाधिक है, लगभग 48% है। कुल दूध उत्पादन होता है यदि 100 लीटर, तो 48 लीटर तो किससे, भैंस से। जबकि स्वदेशी गैर वर्णित गायों का योगदान 32% रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन और डेयरी विकास हेतु 2149.92 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 36% अधिक है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार
2023-24 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी रही है? 652 ग्राम प्रतिदिन रही है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 652 ग्राम प्रतिदिन रही है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति हेक्टेयर कितनी राशि प्रदान की जा रही है? आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है भैया, मोस्ट आईएमपी है। बिल्कुल एग्जाम में ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो कितनी राशि आवंटित की जा रही है प्रति हेक्टेयर? ठीक है, श्री अन्न मतलब मोटे अनाज का प्रोत्साहन, ताकि किसान मोटे अनाज लगाएं, इसलिए प्रति हेक्टेयर उनको कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? 3,900। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत सारा पोर्टल पर दर्ज फसल क्षेत्र के आधार पर किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 3,900 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है। यह सहायता कोदो, कुटकी और बाजरा जैसी श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने हेतु दी जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन की शुरुआत वर्ष 2023-24 में की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य कोदो, कुटकी, ज्वार और रागी जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। इसके अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 62,290 किसान लाभान्वित हुए। ठीक है, वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने कृषकों का बीमा किया गया? ठीक है, 23-24 में आंकड़ा पूछा गया है, कितने किसानों को किया गया दोस्तों? तो इसमें 97.39 लाख किसान रहे हैं। ठीक है, ये देखें, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम के तहत खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 97.39 लाख कृषकों का बीमा किया गया। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2024 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी जारी करने के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पूरे भारत में मध्य प्रदेश का देश में केसीसी कार्ड जारी करने के मामले में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, केसीसी कार्ड जारी करने में कौन से? दूसरे स्थान पर है। और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? ये पूछा गया है। ठीक है, हाँ, ये इधर पे एक कर लेना कि मत्स्य पालन के अंतर्गत है ये, है ना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का यह देखो, शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण नहीं, ये नहीं हो सकता। बड़े शहरों को जोड़ने तो नहीं, कम जनसंख्या वाले गांवों को सभी मौसम के उपयोगी सड़कों से जोड़ना। सी इज द राइट आंसर। इतना इजी ऑप्शन है, क्यों सही नहीं होगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2010-11 में हुई। ये बात ध्यान रखना, आ चुका है एग्जाम में, आईएमपी है। सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम जनसंख्या, ठीक है, और जनजातीय क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या। क्या हो रहा था? प्रधानमंत्री जो योजना थी उसमें बताया गया कि सामान्य क्षेत्रों में 500 और जनजातीय क्षेत्रों में 250 जनसंख्या वाले गाँवों को जोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसे भी गाँव थे जो 500 सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम थे और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से कम थे। अब वो गांव क्या करें? किसी गांव की संख्या मान लो 200 ही थी, 150 थी, तो वो गांव के लोग क्या करें? तो ऐसे गांवों को भी जो 12 सड़कें हैं उनसे जोड़ने के लिए आपने अलग से 2010-11 में कौन सी योजना लाए? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लेके आए और 250 से कम जनसंख्या वाले गाँवों को सभी मौसम की सड़कों से इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, यदि हम देखेंगे ग्राम सड़कें मध्य प्रदेश में 41% है, राजमार्ग कितने? 12% है। राज्य मार्ग कितने हैं? नेशनल हाईवे 12% है टोटल सड़कों का। राज्य मार्ग कितने हैं? स्टेट हाईवे 16% के आसपास। मुख्य जिला सड़कें 31% के आसपास है कुल सड़कों में। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है? तो ग्राम सड़कें 41%। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए कितने किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये लक्ष्य निर्धारण किया गया है 11,086 किलोमीटर का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 11,086 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, फिर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मनरेगा के तहत 2023-24 में मध्य प्रदेश में कितने मानव दिवस सृजित किए गए? ठीक है, पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न भी। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है कितने किए गए हैं भैया, कितने दिवस सृजित किए गए हैं, ये पूछा जा रहा है। तो हम देखें 100 दिन का रोजगार मिलता है और 2023-24 में कितने? 19.95, यानी कि आंसर क्या हो रहा है? ए हो रहा है। ठीक है, तो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार दिया जाए। 2023-24 में कितने रोजगार इसमें सृजित किए गए? तो 19.95
करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है, कि ये लक्ष्य रखा गया है। राज्य ने लक्ष्य से अधिक 20 करोड़ मानव दिवस सृजित किए। रखा गया था कितने का, 19.95 का, सृजित कितने कर लिए, 20 करोड़ का। ठीक है, किए गए, तो ये हटा देते हैं क्योंकि लक्ष्य रखा गया था। हुआ कितना है, निर्धारित कितना हुआ है, तो ये हुआ है 20 लाख, 20 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए। कितना, 20 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया है, तो उद्योग वर्ष 2025 को हम किस रूप में मना रहे हैं, उद्योग वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 के तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को वर्ष 2030 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है। अब ये भी मोस्ट आईएमपी, नई एक हमारी औद्योगिक संवर्धन नीति आई है 2025, इसके तहत 2030 तक जो सकल घरेलू उत्पाद है राज्य का, उसे कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो उसे 6 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है औद्योगिक नीति में। औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रुपए यानी दुगना करने का लक्ष्य रखा गया अगले 5 वर्षों में। अभी भी देखा था वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली 2 तिमाहियों में मध्य प्रदेश का व्यापारिक निर्यात कुल कितने रुपए रहा है। ठीक है, तो कुल कितने रुपए का व्यापारिक निर्यात रहा है, ये यहाँ पे पूछा गया है, तो 31,511 करोड़ रुपए का रहा है। ठीक है, देखें जो कि भारत के कुल निर्यात का, व्यापारिक निर्यात का 1.76% है। दिसंबर 2024 तक मध्य प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी मेगावाट तक हो गई है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है, इसे ध्यान रखना, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, छप सकता है कि भैया मध्य प्रदेश में नवीन नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता दिसंबर 2024 तक कितनी हो गई है, तो 7300 मेगावाट, 7300 मेगावाट हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो कि यदि हम देखेंगे मध्य प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता मार्च 2012 में कितनी थी केवल, तो ये थी केवल 438.1 मेगावाट, जो बढ़ के दिसंबर 2024 तक 7300 मेगावाट हो गई है। 10 वर्षों में 10 गुना से अधिक वृद्धि को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के शीर्ष 5 जिला निर्यातकों में से कौन सा जिला पहले स्थान पर है। निर्यातक मतलब जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनते हैं और फिर उसे निर्यात किया जाता है विदेशों में, तो इसमें शीर्ष निर्यातक में टॉप पर है कौन सा, इंदौर। और शीर्ष निर्यातक 5 जिलों में कौन कौन शामिल है, तो इंदौर है, धार है, रायसेन है, सिंगरौली और सीहोर है। औद्योगिक जिले मान के चलो, है ना, इन जिलों से सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारे यहाँ पे, हमारे मध्य प्रदेश के इन 5 जिलों से सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। मध्य प्रदेश के किस विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक निर्यात किया है। किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया है, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो किस सेज ने किया है ये पूछ रहे हैं। तो इंदौर व पीतमपुर सेज ने सबसे ज़्यादा निर्यात किया है। ठीक है दोस्तों, आप सबके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, एमपीएसआई के एग्ज़ाम्स, एमपीएसआई का कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो इस नोटिफिकेशन में यदि हम बात करेंगे तो एमपीएसआई 2.0 प्रीलिम्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है और आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। एमपीएसआई मुख्य परीक्षा लाइव फ्रॉम क्लासरूम 2200 और एमपीएसआई प्री प्लस मेंस का बैच भी है जो कि 3600 रुपये में है और आप इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं घर बैठे और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं उत्कर्ष के साथ जुड़ के। हमारे अनुभवी और विशेषज्ञों के साथ आप बेहतर पढ़ाई कर सकते हो। इंदौर पीतमपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14,265.63 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। मध्य प्रदेश के सभी सेज से अधिक है। मध्य प्रदेश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र परिचालित किए जा रहे हैं। सेज, आईटी सेज नहीं, केवल सेज यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। तो कितने सेज यहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं, 6। कितने, 6 सेज संचालित किए जा रहे हैं। देखें मध्य प्रदेश में कुल 6 परिचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज हैं, जिनमें से पीतमपुर इंदौर सेज एक बहुउद्देशीय मल्टी प्रोडक्ट सेज है। ठीक है, बाकी 5 आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में कार्यरत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है, कितनी बढ़ गई है भैया विद्युत उत्पादन क्षमता हमारी। ठीक है, तो ये बढ़ गई है आपकी कितनी, 23,789 मेगावाट, है ना, 89 मेगावाट। देखिए 23,789 मेगावाट वित्तीय वर्ष 2004-05 से लेकर 2024-25
ठीक है। 30 नवंबर 2024 तक मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? 6027 मेगावाट से बढ़कर कितनी थी? 4-5 में 6000 मेगावाट थी, इसलिए बार बार लाइट गोल होती थी। बढ़कर अब कितनी हो गई है? 23,789 मेगावाट हो गई है। ठीक है। मार्च 2012 से लेकर दिसंबर 2024 तक मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 10 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, ये देखा था आपने। अभी कितनी हो गई है? 7300 मेगावाट हो गई है नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता सबसे ज़्यादा? तो नवकरणीय ऊर्जा तो 7300 मेगावाट है, लेकिन नवकरणीय ऊर्जा में कौन सा क्षेत्र है जिससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में हमने काफ़ी तेज़ी से क्या किया है? कार्य किया है दोस्तों। हमारे कई सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित हुए हैं। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? 4096.98 मेगावाट है। नवकरणीय ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों में सबसे अधिक है पवन ऊर्जा। कितनी है? तो भैया पवन ऊर्जा 2870.35 मेगावाट है। सौर ऊर्जा 4096.98 मेगावाट है। बायोमास 108.03 मेगावाट है। लघु पन बिजली परियोजना 123.91 मेगावाट है। और कुल नवकरणीय ऊर्जा ये देखिए 7300 मेगावाट। ठीक है, फिर देखिए मध्य प्रदेश में सोलर पार्क परियोजना के तहत कितने मेगावाट के आगर शाजापुर नीमच सौर परियोजना पर कार्य प्रारंभ किया गया है? तो टोटल कितना है? 1500 मेगावाट। ये मैंने बहुत पहले बताया था जब आपका हमने देखा था ऊषा अभियान चालू हुआ था, ऊषा अभियान ऊर्जा साक्षरता अभियान। ठीक है, तभी इन पे प्रोजेक्ट चालू हो गए थे। करंट अफेयर में भी हमने इनको पढ़ा था। ठीक है, ये देखिएगा आगर शाजापुर नीमच सौर परियोजना के तहत 1500 मेगावाट क्षमता पर कार्य प्रारंभ है। आगर सोलर पार्क 550 मेगावाट, नीमच सोलर पार्क 330 मेगावाट का उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? तो 20 दिसंबर 2024 को ये गलत लिखा है, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। ठीक है, विद्युत आपूर्ति बिजली राज्य के साथ भारतीय रेलवे को भी दी जाएगी। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन इन्होंने इसका उद्घाटन किया क्योंकि ऊषा अभियान भी इन्होंने ही चालू किया था। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश किस स्थान पर किस स्थान पर सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश किस स्थान पर सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में वर्तमान में आता है? ठीक है, किस पोजीशन पे है भारत में? ठीक है, तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बाद किसके बाद? राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर एंड MH के बाद MP का स्थान है सौर ऊर्जा में, यानी कि चौथे स्थान पे। देखो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पे आता है नवकरणीय ऊर्जा क्षमता। ठीक है, सौर ऊर्जा के मामले में यदि हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर नवकरणीय ऊर्जा पूर्ति में प्रदेश छठे स्थान पर है। पूर्व में 8वें था, अब 6वें पे है। सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पे। सौर ऊर्जा क्षमता, राज्य की कुल सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है हमारी? ठीक है, उत्पादन अभी हमने उत्पादन कम का कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्षमता 61,660 मेगावाट तक की हमारे पास कुल सौर ऊर्जा क्षमता है। ठीक है, जो भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता का 8.2% है। मध्य प्रदेश में नवीन नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता दिसंबर 2024 तक कितनी मेगावाट पहुंच गई है? ठीक है, क्षमता कितनी पहुंच गई है? तो हमने देखा था 7300 मेगावाट, है ना। ठीक है, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सोलर रूफटॉप परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? ठीक है, इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार रूफटॉप योजना के तहत 53 मेगावाट तक के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। यह परियोजना सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देती है। राज्य में ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत ऊर्जा की बचत और संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी हो गई है? तो मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई 5196, मतलब 5196, मतलब 5196,
196 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई 31 दिसंबर 2024 तक 5196 किलोमीटर है, जो देश में चौथा सबसे बड़ा रेलवे में नेटवर्क है, आईएमपी हो गया। राज्य में 6 रेलवे जोन हैं जिनमें आते हैं, जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हमारे जबलपुर में ही है। पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे भी हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं रेल जोन में। मध्य प्रदेश राज्य में कितने किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है? सड़क नेटवर्क नवंबर 2024 तक सड़क नेटवर्क टोटल हमारा 80,775 किलोमीटर का है। ये देख लें 30 नवंबर 2024 तक कुल सड़क नेटवर्क मार्च 2024 में कितना था? यदि हम देखें 71,379 किलोमीटर से बढ़कर 80,000, ठीक है, कितना हो गया है? 775 किलोमीटर हो गया इस सड़क नेटवर्क में। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे कितने भैया? 9,315 किलोमीटर के। राजमार्ग 12,568 किलोमीटर है। प्रमुख सड़क जिला सड़कें 25,420 किलोमीटर की हैं। गांव की सड़कें 33,472 किलोमीटर हैं। और राज्य में सड़क घनत्व जो है 26.20 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर ही हमारा सड़क घनत्व, ठीक है। अक्टूबर 2024 में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, माइनिंग कॉन्क्लेव हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था खनन क्षेत्र में निवेश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो माइनिंग कॉन्क्लेव 17 से 18 अक्टूबर भोपाल में हुआ था और इसका उद्देश्य निवेशकों को खनन आधारित उद्योगों की संभावनाओं से अवगत कराना। 2019-20 से वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच मध्य प्रदेश के कुल स्वास्थ्य व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो कितने की गई? 45.2% की, ठीक है। फिर देखें वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र को आवंटित किया जा रहा है? शिक्षा क्षेत्र को कितना आवंटित किया जा रहा है? तो 11.26% किया जा रहा है। ये देखिए शिक्षा क्षेत्र को आवंटित। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कितने पात्र छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है? 4.75 लाख छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा ये आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से पढ़ना। हमने प्रति व्यक्ति आय को भी, ठीक है, राज्य की सकल घरेलू उत्पाद को भी हमने यहाँ कवर किया, ऊर्जा उत्पादन को भी कवर किया, कौन सा स्थान है वो देखा। तो आप बने रहिए। फसलों के आंकड़े में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बजट पर भी आपके लिए एक वीडियो में लेकर आया था। बने रहिए, और भी अच्छे कुछ आंकड़े लेकर आएंगे, ठीक है, और भी अच्छे क्वेश्चंस आगे लेकर आएंगे, ठीक है। और अच्छे से इस क्लास को करिएगा आप। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अपने साथियों को शेयर कर देना यार, सभी तक पहुंचना चाहिए वीडियो, है ना। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।